कहानी की शुरुआत में हम जापान के ईडो शहर को देखते हैं। इस शहर को सामुराई योद्धाओं की धरती कहा जाता था, पर जल्द ही एमेंटोस नाम के अजीबोगरीब जानवर इस शहर में घुस गए और वहाँ का नक्शा पलट कर दिया। कुछ समय बाद एमेंटोस और इंसानों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इन खतरनाक जीवों ने पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म करने की ठान ली थी। तब कुछ सामुराई योद्धाओं ने इकट्ठा होकर एमेंटोस का मुकाबला करके उन्हें धरती से बाहर निकालने का जिम्मा उठाया, मगर इस घमासान युद्ध में इस ग्रुप के कई सामुराई शहीद हो गए। मगर इसके बावजूद भी इन एलियंस के मन में सामुराइज का अब इतना खौफ बैठ गया था कि उन्होंने इंसानों के ऊपर तलवार का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी। इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए इन एलियंस की शर्तें कबूल करनी पड़ी। इसके बाद हम शिनपाची नाम के एक सामुराई को देखते हैं, जो तलवारों पर रोक लगने के बाद एक रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगा था। पर दिक्कत ये थी कि उसे रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होती। एक दिन उसकी बॉस ने उसे टेबल पर बैठे 2 टाइगर्स को दूध देकर आने को कहा, पर एक टाइगर ने जानबूझकर शिनपाची को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसी के ऊपर दूध को नीचे गिराने का इल्जाम लगाया। जब शिनपाची दूध साफ कर रहा था तो उस टाइगर एलियन ने उसे धक्का मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद एक और सामुराई जिंतोकी गुस्से से भर गया। जिंतोकी ने टाइगर की छाती पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। ये देखते ही दूसरा टाइगर समझ गया कि जिंतोकी एक सामुराई है, तो उसने जिंतोकी पर तलवार लेकर घूमने का इल्जाम लगाया। तब जिंतोकी ने कहा कि ये सिर्फ एक लकड़ी की तलवार है और उन दोनों को हराने के लिए काफी है। जल्द ही वो दोनों दोस्त बन गए और कागुरा नाम की एक लड़की के साथ मिलकर लोगों के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगे। एक दिन उन्हें एक अजीबोगरीब बीटल की खबर सुनी, जिसे ढूंढने पर ढेर सारा इनाम मिलेगा। अब वो तीनों इसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, जहाँ उन्हें कोंडो नाम का एक आदमी दिखाई दिया। इस वक्त उसने अपना पूरा शरीर शहद से ढका हुआ था और वो जंगल में एक मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। असल में बीटल्स को शहद काफी पसंद है, इसी चक्कर में वो सोच रहा था कि वो बीटल जैसे ही उसके पास आएगा तो वो उसे पकड़ लेगा। खैर शिनपाची और उसके दोस्तों को ये तरकीब काफी बेवकूफी भरी लगी, इसीलिए वो बिना समय गवाए अपने मिशन के लिए आगे निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक और आदमी मिला, जो बीटल को ललचाने के लिए पेड़ों पर मेयोनीज लगा रहा था। आगे जाकर उन्हें एक पेड़ के ऊपर बहुत ही बड़ा बीटल लटका हुआ दिखाई दिया। ये साइज में उन्होंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा बड़ा था, और फिर भी कागुरा ने अपने जबरदस्त वार से उसे जमीन पर गिरा दिया। और तभी ये खुलासा होता है कि ये कोई असली बीटल नहीं बल्कि ओकीडा नाम का एक लड़का था, जो बीटल का भेष बनाकर लटका हुआ था, क्योंकि उसे भी बीटल को अपने पास बुलाना था। कुछ ही पलों में बीटल को ढूंढने वाले सभी लोग झुंड बनाकर वहाँ पहुँच गए। जल्द ही सबके बीच बहस छिड़ गई कि सबसे पहले बीटल को कौन पकड़ेगा। तभी अचानक वो गोल्डन कलर का बीटल उड़ता हुआ वहाँ आ गया, तो शिनपाची और उसके दोस्त सबसे पहले उसके पीछे दौड़े। उसी पर बाकी लोग भी उसके पीछे लग गए और जल्द ही वो जंगलों से होते हुए गांव में आ पहुँचे। तभी कोंडो की नजर टाई नाम की एक लड़की पर पड़ी, जिसके प्यार में वो बिल्कुल पागल था और इसीलिए वो अचानक से उसके पीछे भागने लगा। टाई दिखती तो बहुत मासूम थी, मगर असल में वो बहुत गुस्से वाली थी। जैसे ही कोंडो उसके करीब आया तो टाई ने बेसबॉल बैट से वार करके उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद हम कोडूरो नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसने युद्ध में उन सामुराइज का साथ भी दिया था। कोडूरो उस समय एलिजाबेथ नाम के अपने बड़े से पक्षी के साथ था कि उसकी नजर अपने पुराने दोस्त जिंतोकी पर पड़ी। उसने देखा कि जिंतोकी के पीछे कई आदमियों का झुंड लगा हुआ है। वो समझ गया कि जिंतोकी मुसीबत में है, तो उसने बीच में आकर उन लोगों की हड्डी बसली एक कर दी। उन सब ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और जल्द ही भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कोडूरो पर उन सब ने मिलकर हमला किया, मगर कोडूरो ने अकेले ही उन सबको धूल चटा दी। इधर कोडूरो बीटल ढूंढने वाले बाकी सब लोगों को पीट रहा था और उधर जिंतोकी अपने दोस्तों के साथ दौड़कर बीटल के पास आ पहुंचा। अब उस सुनहरे बीटल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, और तभी अचानक तालाब में से मेंढक जैसी बहुत बड़ी मछली बाहर आई और बीटल को जिंदा निकल गई। ये देखकर वो तीनों काफी निराश हुए, क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। उस रात नीजू नाम का एक आदमी कोडूरो के पास आया और कहने लगा कि मेरी तलवार तुम जैसे सामुराई योद्धा के खून की प्यासी है। जब कोडूरो ने उसकी तलवार देखी तो वो समझ गया कि ये कोई आम तलवार नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कोडूरो ने नीजू की तलवार के वार से अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर नीजू ने एक ही वार में उसके टुकड़े कर दिए। अगले दिन ये खबर आग की तरह फैल गई। जब एलिजाबेथ ने अपने मालिक कोडूरो की लाश देखी तो वो तुरंत जिंतोकी और उसके दोस्तों से मदद मांगने पहुंची। उनके सवाल पूछने पर एलिजाबेथ फूट फूट कर रोने लग गई। अभी जिंतोकी को किसी ग्राहक की आवाज सुनाई दी,
तो वो उनसे मिलने पहुंच गया। उसकी मुलाकात तित्सुया नाम के एक आदमी से हुई जो अपनी बहन तित्सुयो के साथ आया था। तित्सुया को एक कान से सुनाई नहीं देता था, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बातें करता था। वहीं उसकी बहन एकदम शांत बैठी थी। तित्सुया ने जिनतोकी को बताया कि उसके परिवार की बनाई हुई बेशकीमती तलवार चोरी हो गई है। उसने ये भी कहा कि इस तलवार के चांद की रोशनी में आते ही उसमें लाल रंग की चमक आ जाती है, मगर इंसान इस बेहद खतरनाक तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तित्सुया के पिता ने ये तलवार बनाई थी तो उसके 1 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई थी और तब से जिसने भी इस तलवार को छुआ उसकी मौत हो गई। तित्सुया का मानना था कि ये एक शापित तलवार है जो इंसानों की आत्मा को अपने कब्जे में कर लेती है। अब तित्सुया चाहता था कि जिनतोकी इस तलवार को ढूंढकर वापस लाए। तब जिनतोकी ने तित्सुया से कुछ सवाल पूछे, जिस पर उसकी बहन कहने लगी कि इसको जोर से बोलने में सुनता है, जिसके बाद वो उसके कानों के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन ये तित्सुया का ठीक वाला कान था और उसने जोरदार मुक्का मारकर उसे धीरे बोलने को कहा। उधर एलिजाबेथ शिनपाची और कागुरा को उस पुल पर लाई जहाँ कोडुरो की हत्या हुई थी और उन्हें कोडुरो का खून से सना हुआ बैग दिखाया। फिर कागुरा ने कोडुरो का खून से सना बैग अपने बड़े से कुत्ते सादाहारू को सुंघाया और उस पर सवार होकर हत्यारे को ढूंढने निकल गई। उधर जिनतोकी तात्सुया से मिलने के बाद ओकीडा से मिला। ओकीडा ने उसे तलवारबाज के बारे में बताया जो शहर के लोगों की जान ले रहा है। उसने बताया कि उसकी तलवार में एक लाल चमक है और ये सुनते ही जिनतोकी समझ गया कि ये वही तलवार है जो तात्सुया के यहाँ से चोरी हुई थी। इधर शिनपाची और एलिजाबेथ अपनी खोज में जुटे हुए थे कि अचानक से एक गाँव वाला उनके सामने आया। उसे शिनपाची और एलिजाबेथ के इरादे ठीक नहीं लगे, इसीलिए उसने उन्हें यहाँ से चले जाने को कहा। लेकिन उसी पल नीजू ने वहाँ आकर अपनी तलवार से उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब एलिजाबेथ ने शिनपाची को बचाने की कोशिश की, मगर नीजू ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब नीजू शिनपाची की जान भी लेने वाला था, मगर ऐन वक्त पर जिनतोकी वहाँ पहुँचा और नीजू के हाथों से तलवार छीन ली। तब जिनतोकी को पता चला कि नीजू ने ही उसके दोस्त कोडुरो को भी मारा था। उसी समय दोनों में एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। तब नीजू ने अपनी तलवार की शक्ति से जिनतोकी की जान लेने की कोशिश की, मगर जिनतोकी ने अपनी लकड़ी की तलवार से ही अपना बचाव कर लिया। लेकिन इसी चक्कर में वो पुल से नीचे गिर गया और फिर भी जिनतोकी ने हार नहीं मानी। वो लड़ता रहा पर अंत में नीजू ने वो शापित तलवार उसके पेट में घोंप दी। जब शिनपाची ने देखा तो उसने हिम्मत जुटाकर नीजू की एक बाजू काट डाली। जल्द ही ओकीडा बाकी समुराइज को लेकर वहाँ आ पहुँचा। तब नीजू को एहसास हुआ कि वो इन सबका मुकाबला तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकला। इधर जिनतोकी का काफी खून बह चुका था, इसलिए शिनपाची और ओकीडा जिनतोकी को हॉस्पिटल ले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब कोंडो अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था तो ओकीडा और तुशी उससे मिलने पहुँचे। उन्होंने कोंडो को खबर दी कि एलियंस के साथ हुए युद्ध में जो सबसे ताकतवर योद्धा था ताकासाकी, वो नीजू का साथी बनकर ईडो शहर में वापस आ गया है। उनका प्लान था कि वो बेहद खतरनाक योद्धाओं को इकट्ठा करके अपना ग्रुप बनाएंगे और फिर इस पूरी जगह पर कब्जा उनका। रात के समय कागुरा और सादाहारू को चलते चलते एक जहाज दिखाई दिया। जहाज की छत पर कागुरा को एक आदमी दिखाई दिया जो संगीत बजा रहा था। कागुरा ने उसके पीछे जाकर अपना छाता उसकी ओर उठाया और कहा कि अगर वो नहीं घूमा तो वो उसे मार डालेगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो कागुरा को एहसास हुआ कि ये कोई बेहद खतरनाक आदमी है। उसी पल वहाँ चारों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई और कागुरा को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस गोलीबारी के पीछे नीजू के साथ ही मटाका का हाथ था। कागुरा छिपते छिपाते मटाका के पास जा पहुँची और अब वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़ी थी। तभी कागुरा ने मटाका का ध्यान भटकाकर उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। फिर जैसे ही वो भागने लगी तो कई समुराइज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन कोई भी उसकी टक्कर का नहीं था। कागुरा ने अपनी छाती की मदद से एक एक करके सबको धूल चटा दी, मगर अंत में मटाका ने उसे पीछे से गोली मार दी। लेकिन कागुरा अब भी जिंदा थी और हार मानने को तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो मटाका पर गोली चलाकर भाग निकली और आखिरकार एक खुफिया कमरे में पहुंची। जल्द ही मटाका वहां आ गई और उसने कहा कि अब कागुरा ने ये जगह देख ली है, इसलिए अब वो किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ ही पलों में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर अगली सुबह जिनतोकी की आंख खुली तो वो अपने घर में था और टाई उसकी देखभाल कर रही थी। टाई की जिम्मेदारी थी कि जब तक जिनतोकी पूरी तरह से ठीक न हो जाए वो अपने बिस्तर से न उठे। जिनतोकी शिनपाची और कागुरा की मदद के लिए जाना चाहता था, इसीलिए वो उठा भी और टाई ने अपने खास हथियार से उसे रोक दिया।
वहीं दूसरी ओर शिनपाची सड़कों पर कागुरा को ढूंढ रहा था तो उसे सादाहारू मिल गया। सादाहारू उसे जहाज तक ले आया तो शिनपाची समझ गया कि कागुरा अंदर है। जब शिनपाची ने अंदर जाने की कोशिश की तो एक समुराई ने उसे वहाँ से भगा दिया। तब शिनपाची ने जहाज में घुसने का एक नया प्लान बनाया, पर वो ये नहीं जानता था कि नीजू इस जहाज में मौजूद है। जहाज के अंदर मटाका नीजू से कह रही थी कि अब तो तुम्हारा हाथ कट गया। तो नीजू ने गुस्से में आकर उस खास तलवार की शक्तियों की मदद से मटाका को जकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने मटाका को छोड़ दिया और कहा कि अपनी एक बाजू खोने के बाद भी वही सबसे ताकतवर है। उधर जिंतोकी के घर की घंटी बजी तो टाई ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर तेत्सुको थी और उसकी आवाज सुनते ही जिंतोकी ने उसे अंदर आने को कहा और खुद घर से भागने की तैयारी करने लगा। पर तभी उसे कपड़ों में टाई का लिखा हुआ एक कागज मिला। इस पर लिखा था, लौटते हुए मेरा छाता वापस जरूर ले आना। टाई पहले से ही जानती थी कि जिंतोकी बाहर जाने वाला है। अब जिंतोकी बाहर निकलकर सबसे पहले एक बूढ़े आदमी से मिला ताकि वो एक ताकतवर हथियार लेकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करने जा सके। वो पहले ही बुरी तरह जख्मी था, इसीलिए अब उसे एक शक्तिशाली हथियार की जरूरत थी। तब बूढ़े आदमी ने उसे एक बड़ा सा फल दिया और कहा कि इसे खाते ही तुम्हारा पूरा शरीर रबड़ का बन जाएगा। लेकिन जिंतोकी को ऐसी शक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि हाँ तो ये फल भी नकली है। पागल बन गया, रबड़ का बन जाएगा। अब जिंतोकी के पास अपने दुश्मनों से जीतने के लिए कोई खास हथियार तो था नहीं, पर फिर भी वो तेत्सुको की मदद के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ उस जहाज पर कागुरा को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। मताका और ताकेशी ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, मगर कागुरा ने अपने दोस्तों के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला, बल्कि उसने उन सब पर ढेर सारी उल्टी कर दी। तब मताका ने गुस्से से भरकर एक बार फिर से कागुरा को गोली मारने के लिए बंदूक उठा ली, लेकिन ऐन वक्त पर शिनपाची वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि वो कागुरा की जान बचा लेगा। जब मताका ने पूछा कि उसके साथी कहाँ हैं, तो शिनपाची ने कहा कि वो अकेला ही आया है। मताका अब उसे बुरी तरह पीटने के लिए आगे बढ़ी और उसी समय अचानक जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और सभी लोग उनका मुकाबला करने में जुट गए। इसी मौके का फायदा उठाकर शिनपाची ने कागुरा को रिहा किया और फिर वो दोनों मिलकर कोडुरो की खोज में निकल पड़े। इधर शिनसुनगुमी के आदमी जहाज में घुस आए थे और उनका कैप्टन ओकिडा और तुशी के साथ बाहर ही रहा। कैप्टन ने कहा कि जब तक वो तीनों साथ हैं वो मरने से नहीं डरता। अब वो जहाज में घुसने के लिए कूदा और सीधा समुद्र में जा गिरा। उसके साथी भी उसे बचाए बिना मिशन के लिए आगे बढ़ गए। कुछ ही समय में जिंतोकी तेत्सुको के साथ वहाँ पहुँचा। तेत्सुको ने जिंतोकी को एक तलवार दी जो उसने खुद बनाई थी ताकि जिंतोकी उस शापित तलवार का मुकाबला कर सके। अब उन्हें ये पता लगाना था कि वो जहाज तक कैसे पहुँचेंगे। उसी समय जिंतोकी जिस बूढ़े आदमी से मिला था वो वहाँ आ गया और उन्हें एक उड़ने वाला बोर्ड दिया। उधर जहाज में लगातार लड़ाई चल रही थी। वहीं नीजू ओकिडा और तुशी के सामने आ गया तो उन्होंने नीजू को गिरफ्तार करने की बात कही, क्योंकि उसने ईडो शहर के मासूम लोगों की जान लेकर आतंक फैला रखा था। ओकिडा ने अपनी बंदूक से उस पर वार किया, मगर नीजू ने अपनी तलवार से उसकी बुलेट के 2 हिस्से कर दिए। तब ओकिडा और तुशी को एहसास हुआ कि ये कोई आम तलवार नहीं है। अब ओकिडा तुशी को वहाँ मरने के लिए छोड़कर तुरंत भाग गया। उधर जहाज में शिनपाची और कागुरा को एक लैब मिली जिसमें उसी शापित तलवार जैसी कई तलवारें रखी हुई थी। कुछ ही पलों में ताकासुगी वहाँ आ गया और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तभी ऐन वक्त पर एलिजाबेथ आई और अपनी चोंच से मशीन गन चलाकर ताकासुगी पर जबरदस्त हमला बोल दिया। ताकासुगी को फंसाकर उसने अपने दोस्तों को यहाँ से भाग जाने को कहा। तब ताकासुगी ने एलिजाबेथ का सर धड़ से अलग कर दिया और कोडुरो कॉस्ट्यूम से बाहर आ गया। उसे देखते ही ताकासुगी डरकर भाग निकला तो शिनपाची और कागुरा ने कोडुरो को उसका पीछा करने को कहा। वो दोनों खुद मटाका और ताकेशी का मुकाबला करने के लिए रुक गए। उधर तुशी नीजू का सामना कर रहा था। हालांकि वो दोनों जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे, मगर वो शापित तलवार के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसी समय जिंतोकी जहाज में आ पहुंचा और तुशी को ताकासुगी के पीछे जाने को कहा। अब जिंतोकी खुद नीजू का सामना करने के लिए आगे बढ़ा और पहले ही बार में नीजू ने जिंतोकी के जख्मों पर हमला किया, पर जिंतोकी ने साबित कर दिया कि उसके जख्म उसे रोक नहीं पाएंगे। कुछ ही देर में उसकी काबिलियत बढ़कर उस शापित तलवार के बराबर हो गई। अब उस तलवार ने नीजू के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इस घमासान मुकाबले के कुछ ही मिनट बाद जिंतोकी ने नीजू की बाजू पर खतरनाक वार किया, जिसके बाद वो अपनी तलवार उठाने लायक भी नहीं बचा था। इसका एहसास होते ही उस शापित तलवार ने नीजू को पूरी तरह से अपने वश में करके तारों जैसी बाजुएं निकाली और जिंतोकी पर हमला बोल दिया।
उधर जहाज के अंदर शिनपाची जिंदगी में पहली बार अपने दुश्मन का सामना कर रहा था और ताकेशी ने उसके इसी डर का फायदा उठाने की कोशिश की। इधर मटाका भी कागुरा पर लगातार गोलियां चला रही थी, पर कागुरा हर बार गोली से बच निकलती। वो इतनी तेज थी कि हवा में ही गोलियों को पकड़ लेती। फिर उसने मटाका को जमीन पर पटक दिया और जैसे ही वो उसकी जान लेने वाली थी तो नीजू छत से नीचे गिर गया। अब उसने एक वहशी दरिंदे का रूप ले लिया था और जिंतोकी उसके चंगुल में फंसकर बेहोश पड़ा था। नीजू का अब अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था और वो तलवार अब उससे अपने ही साथी ताकेशी पर हमला करवा रही थी। तब मटाका ने उस पर पलटवार किया, पर वो भी नीजू के हाथों मारी गई। अब नीजू का शरीर पूरी तरह से उस तलवार में समा चुका था। तब उसने अपने तारों से एक ब्लेड बनाया ताकि वो जिंतोकी की जान ले सके, और उसी समय तेत्सुको ने भी अपनी बनाई हुई तलवार से उस पर हमला कर दिया। उसी समय कागुरा और शिनपाची ने नीजू को हराने में उसका साथ दिया, मगर नीजू ने फिर से आजाद होकर तेत्सुको पर हमला कर दिया। अपनी बहन की जान बचाने के लिए ऐन वक्त पर तेत्सुया सामने कूद गया और अपनी जान की बाजी लगा दी। इसी दौरान जिंतोकी को होश आया और उसने अपनी तलवार उठाकर उस शापित तलवार पर आखिरी हमला किया, मगर उसकी खुद की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन उसका वार इतना खतरनाक था कि नीजू के अंदर का वो वहशी दरिंदा मारा गया और उस शापित तलवार ने नीजू को आजाद कर दिया। आखिरकार तेत्सुको की बनाई तलवार से जख्मी होने के बाद नीजू की आत्मा को मोक्ष मिल गया और वो गुलाबी पंखुड़ियों की तरह हवा में उड़ गई। आखिरकार नीजू की मौत के बाद कोडूरो ने ताकासुगी को समझाया कि उसे ईडो को तबाह करने का इरादा छोड़ देना चाहिए, पर तभी अचानक से एक एलियन सुअर ने उसे पकड़ लिया। जल्द ही कई और अमांटोस भी जहाज पर आ पहुँचे। ओकिडा और तुशी जैसे ही जिंतोकी से मिले तो जिंतोकी ने उन्हें जल्द से जल्द अपने दोस्तों को लेकर जहाज से भाग निकलने को कहा। इसके बाद वो ताकासुगी को ढूंढने लगा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस ताकासुगी ने एक समय पर अमांटोस के खिलाफ युद्ध में उसका साथ दिया था, आज वही अमांटोस के साथ जा मिला था। उसी समय अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसका फायदा उठाकर कोडूरो ने खुद को एलियंस के चंगुल से छुड़ा लिया। तभी मटाका और ताकेशी को होश आया और वो अपने साथियों को बचाने आए, पर ताकासुगी ने उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहा क्योंकि वो जानता था कि अंत में उसे जिंतोकी का सामना करना ही होगा और उसने ये मुकाबला पहले ही करने का फैसला किया। जल्द ही उन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई, पर वो दोनों एक से बढ़कर एक थे। फिर उन्होंने तलवारें छोड़कर हाथों से लड़ने का फैसला किया। जिंतोकी ने अपने दुश्मन को पकड़कर एक मेटल प्लेट पर पटक दिया। इस खतरनाक वार के बाद उन दोनों में लड़ने की ताकत नहीं बची थी। खैर फिर भी जिंतोकी ने लड़ाई खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठाई और अपने बचपन के दोस्त को जान से मारने का फैसला किया, लेकिन वो कुछ पलों के लिए झिझक गया और तभी एक नया धमाका हुआ। अब ताकेशी ताकासुगी को लेकर जहाज से उतर गया और कोडूरो ने जिंतोकी को बताया कि उसी ने वहाँ एक बम रखा था और अब कुछ ही पलों में ये पूरा जहाज तबाह हो जाएगा। तब कोडूरो जिंतोकी को घसीटकर समुद्र में कूद गया, लेकिन उसी वक्त एलिजाबेथ ने पैराशूट से आकर उनकी जान बचा ली। कुछ ही पलों में वहाँ जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें पूरा जहाज तबाह हो गया। आखिरकार जिंतोकी और उसका दोस्त एलिजाबेथ के साथ सुरक्षित शहर में पहुँच गए। तो कैसी लगी ये अजीबोगरीब कहानी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।